गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 2024 में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। गाइज ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो उपयोगी रहेगी। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए बायोलॉजी टॉप 20 क्वेश्चन। बायोलॉजी टॉप 20 क्वेश्चंस। मैं किस तरीके से ये आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक बार मैं आपको ये बता देता हूं। दिख रहा है आपको हेडिंग? हाँ गाइज, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। ऐसे हम टॉप बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऐसे हमारे टोटल 20 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी रोबोट, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहोक, ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रेस्टस। बताइए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से समझना, इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं और यहाँ से ऐसी कोई एग्जाम नहीं है आज तक जिसमें इस जगह से क्वेश्चन नहीं आई। जो पहला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इस पहले क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, यहाँ से आपकी प्रत्येक एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, एसएससी की किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, रेलवे की किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जैसे कि राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पटवार है, लेबर असिस्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, यहाँ से जरूर पूछे जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अगर आपसे बायोलॉजी के बारे में पूछे कि भैया बायोलॉजी का जनक कौन है, तो क्या बताओगे? अरस्तु है। क्या बताओगे भाई? अरस्तु है। इसका एक दूसरा नाम होता है एरिस्टोटल, इसे एरिस्टोटल भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जूलॉजी, इसे आप जंतु विज्ञान कहते हैं, इस जूलॉजी का जनक कौन है, तो क्या बताओगे भैया? अरस्तु है। क्या बताओगे? अरस्तु है। 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। दूसरा क्वेश्चन जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई बॉटनी का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है भैया। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन में भी दे रखा है। कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस है। ओके। नंबर 4 पर एक होती है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक है भैया। तो 4 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए। अगर आपसे जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु करके आ जाना। अरस्तु का दूसरा नाम क्या है? एरिस्टोटल, इसे एरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है भाई। जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक पूछे, अरस्तु। ठीक है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे, थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे माइक्रोबायोलॉजी का जनक पूछे तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। अगला क्वेश्चन आता है भैया 5वां कि भाई बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था लेमार्क और एक था ट्रेवी रेनस। इन दोनों ने 1802 में भैया बायोलॉजी शब्द दिया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर के बारे में पूछा जाए, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए, 6 नंबर पर आधुनिक
सूक्ष्म जीव विज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूछा जाए, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के बारे में पूछा जाए, तो आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है भाई? तो लुई पास्चर है भाई। कौन है? लुई पास्चर है। बोलो 6 क्वेश्चन ये क्लियर हुए या नहीं हुए? क्या आप भी मानते हो क्या कि भाई ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है? पहले बहुत बार रिपीट होते थे, अब खैर पैटर्न बदल गया है, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन देने लग गए, लेकिन अब भैया आप भी बताइए, सिलेबस हमारा वही सेम है, सब चीज़ें हमें वही पुरानी पढ़नी पड़ती है। तो देखो भैया क्वेश्चन तो यहाँ से ही आएंगे, और आपको पता है रेलवे में सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। तो ये 5-6 चीज़ है भैया, इन्हें याद कर लेना। अगर आपसे बायोलॉजी का जनक पूछे अरस्तु, जूलॉजी का जनक पूछे अरस्तु, बॉटनी का जनक पूछे थियोफ्रेस्टस, माइक्रोबायोलॉजी का जनक पूछे एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवेरियस ने दिया था 1802 में, और आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक पूछे तो लुई पास्चर बता देना। बोलो भैया, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए, मैं आपको 20 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भैया, इस बात का ध्यान रखना। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कहानी समझ में आई या नहीं आई आपको? अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी को बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 8-9 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। लगभग जूलॉजी समाप्त होने वाली है, बॉटनी बची हुई है थोड़े दिन में, जब तक आपकी एग्जाम आएगी उससे पहले मैं आपको बॉटनी भी करवा दूंगा। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, जाकर के देख लेना भैया। बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, मेरे हिसाब से तो शायद 100 प्लस क्लासें हो चुकी है उस बैच में। ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट इतनी सी क्लास है, लेकिन अगर आपने एक क्लास भी देख ली तो आपको पता लग जाएगा कि भैया लेवल हमारा क्या है। 2016 से लेकर के 2022 तक 23 तक जितनी भी एग्जाम हुई है रेलवे की, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, इन सभी के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। वहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है मेरे भाई, और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ में करवाया है। तो भाई जाकर के देख लेना, बहुत काम की चीज है, यकीन मानिए। बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच्ची बताता हूँ, हवा भी नहीं लगती स्टूडेंट को, चाहे आप कितना भी पढ़ के चले जाओ। वह सिर्फ ये काम करता है, अगर आपको ऑप्शन देखना आता है तो ही आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और जॉब लगने के लिए 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको सभी चीज़ें बराबर से पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि भैया आजकल फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है। हाँ मानता हूँ भैया आपके एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल अब ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि बायोलॉजी को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाए। पढ़िए, और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि भगवान ना चाहे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हो सकता है कि हमें दोबारा मौका मिले या ना मिले, हमारे घर की स्थिति वैसी हो या ना हो। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आपको आपका समय नहीं गंवाना है। जो कुछ सीखना है अब की बार मौका है, सीख लीजिए, फिर अगली बार 5 साल बाद में दोबारा वैकेंसी आएगी रेलवे की भैया, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर, 6 क्वेश्चन किए हैं, आगे चले भैया। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको जो समझ देने वाला हूँ, पहली बात तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन की समझ देने वाला हूं बायोलॉजी से। दूसरी बात मेरे भाई ये है कि इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से आपकी रेलवे की प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे वो ग्रुप डी ले लीजिए। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ग्रुप डी के कम से कम नहीं तो 4-5 क्वेश्चन बता दूंगा बायोलॉजी से। एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, आरआरबी, जेई में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैंने जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, वहां जाकर के देखना। इस बायोलॉजी से लगभग मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं भैया। बस थोड़ा सा एग्जामिनर की सोच अलग थी और स्टूडेंट की सोच अलग थी, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि भैया आप कॉन्सेप्ट सीखिए। एग्जामिनर कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन को पढ़िए। मानव में पित्त का स्राव होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी अमाशय से, ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय से।
आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/9/2018 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब देखो जैसे ही यहां पर पित आता है तो भैया बहुत सारे स्टूडेंट पिता से करके आ जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका सही जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यकृत। मैं आपको बता दूं जो पित्रस होता है भैया, आपका जो पित्रस है इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइल जूस। क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है भैया लीवर में। ये 7 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। फिर ये जमा कहाँ होता है, तो ये जमा होता है मेरे भाई आपके पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है भैया। ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि भैया पित्ताशय स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। पित्ताशय का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। ये कार्य कहाँ जाकर करता है, तो ये कार्य करता है भैया छोटी आंत में, छोटी आंत में जाकर काम करता है। ये हो गया भैया 9वां क्वेश्चन। क्या काम करता है, तो वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये बाइल जूस होता है, ये छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वसा का पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसा का पायसीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। नोट लगाकर मैं लिख देता हूं, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। कौन भैया, ये आपका बाइल जूस। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या काम करता है, वसा के पायसीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये वसा का पायसीकरण, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण कहलाता है। और याद रखना ये जो बाइल जूस होता है इसमें भैया एंजाइम नहीं पाया जाता। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा एकमात्र जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, वो है भैया बाइल जूस। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बाइल जूस का रंग कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका रंग होता है हरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस का जो हरा रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो भैया वर्णक भी पूछा जाता है आपसे, याद रखना। तो विलिबर्डिन वर्णक के कारण होता है, विलिबर्डिन वर्णक के कारण होता है। ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन नंबर 11। वैसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि भैया बाइल जूस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। बाइल जूस का रंग जो हरा होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, विलिबर्डिन वर्णक के कारण होता है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम भैया यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए और बात करते हैं इसके, अगर पीएच मान के बारे में पूछा जाए कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो भैया 7.5 से लेकर के 8.5 इसका पीएच मान होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी मेरे भाई, आप सभी को पता है 7 से 1 की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 के आसपास की मान 14 की तरफ जा रहा है तो भैया इसकी प्रकृति हो जाएगी दुर्बल क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी मेरे भाई दुर्बल क्षारीय। बोलो याद रखना 24 घंटे इसका निर्माण हो रहा होता है हमारे शरीर में, लीवर में। प्रतिदिन कितना होता है, तो 700 से 800 ml इसका निर्माण 700 से 800 ml प्रतिदिन होता है, प्रति डे होता है। आप ये भी कह सकते हो कि ये 12वां क्वेश्चन हो गया आपका और ये 13वां क्वेश्चन हो गया। इसी एक जगह से मैंने देखो कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन ये करवा दिए, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन करवा दिए। बोलो भैया सिर्फ 2 क्वेश्चन में हम 13 क्वेश्चन पर पहुंच गए। देखते जाइए आप मैं कितने क्वेश्चन करवाता हूं आपको। बोलो ये सभी कहानी आपको समझ में आ गई। वैसे मुझे लग रहा है कि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत अच्छे से आसान भाषा में, अब यहां से क्वेश्चन आपसे बहुत तरीके से पूछ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कौन करता है, कौन करता है, बाइल जूस करता है।
वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना क्या कहलाता है? पता नहीं क्या हो गया यार, सॉरी। बताओ भैया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होगी भैया। याद रखना, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भैया आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। और वैसे मैं अलग अलग टॉपिक पर रोज क्लास डालता रहता हूं, तो अगर आप उन टॉपिकों को भी देखते हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि फिलहाल में एमपॉक्स मंकी पॉक्स चल रहा है, तो मंकी पॉक्स से आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कल करवाया है। ठीक है भैया, ओके। तो ये कहानी समझ में आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले भैया, चले, कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चन हो गए ना। ओके भैया, चले आगे। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इस विलाय से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, इस विलाय को रसांकुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर भी कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी है लार में। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 9/10/2021 को पूछा गया। ध्यान से समझना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है छोटी आंत। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो छोटी आंत का जो तीसरा भाग होता है इलियम, इस इलियम वाले भाग में ये संरचना आपको देखने को मिलती है। कौन? ये विलाय। इसे रसांकुर भी कहा जाता है, या फिर विलाय तो आप कहते ही कहते हो। तो यहाँ से आपसे रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी जेईई में भी पूछा गया है, एलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी संरचना के बारे में समझते हैं। तो देखो, ये विलाय जो होती है ना भैया, विलाय, ये रसांकुर जो संरचना होती है, ये इस तरीके से होती है। इस तरीके से आपकी छोटी आंत के इलियम वाले भाग में इस तरीके से आपको अंगुलीनुमा संरचना, ये क्या है? ऐसे ही तो है अंगुलीनुमा संरचना। ये अंगुलीनुमा जो संरचना है, ये हजारों की संख्या में आपको दिखाई देती है। और ये जो अंगुलीनुमा संरचना है इस तरीके से क्यों बनी हुई है? क्योंकि देखो, इसमें सरफेस एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। और इस संरचना का जो काम होता है ना, वो काम क्या होता है? काम समझिए, इसका काम होता है भैया, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करना, उसका अवशोषण करना। जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वसीय अम्ल है, विटामिन्स है, इन सभी का क्या करता है भैया? ये एब्जॉर्प्शन करता है। कौन? ये विलाय। कहने का मतलब, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। प्रोटीन का जो अंतिम रूप होता है वो क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, ठीक है। वसा का जो अंतिम रूप होता है वो क्या होता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल होता है। तो इन सभी को जो पचा हुआ भोजन है भाई, इन सब का पाचन हो गया, तब जाकर कहते हैं इनका अंतिम रूप आया। तो ये जो अंतिम रूप है, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन हो जाता है, जब पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, उसके बाद में जो पचा हुआ भोजन है, उस पचे हुए भोजन को एब्जॉर्प्शन, जो अवशोषण होता है, वो इस छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, ये जो रसांकुर संरचना होती है, जो विलाय जो संरचना होती है, इसमें होता है भैया। यानी कि भोजन पच गया, और पचने के बाद में जो अंतिम रूप बचा है भोजन का, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में होता है। आ गया आपको समझ में? भोजन का पाचन हो चुका है,
भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं, जूस सहायक होता है, इतना तो आप सबको पता है। अब भोजन का पाचन जूस और एंजाइमों के द्वारा हो गया। अब पचा हुआ जो भोजन है, उस पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा भैया, तो कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम वाले भाग में होता है। और इलियम वाले भाग में एक संरचना होती है विलाई, रसांकुर, इस संरचना में होता है। अब देखो, ये डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ भोजन है, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ इस विलाई में, है कि नहीं है? और एब्जॉर्प्शन के बाद में भैया ब्लड की सहायता से ये जो पचा हुआ भोजन है ये कहाँ जाएगा? हमारे शरीर की सेल टिश्यू के पास जाएगा। और सेल टिश्यू इससे क्या करेंगे? एनर्जी का निर्माण करेंगे, और फिर उस एनर्जी को हमारे शरीर में काम में लिया जाता है, जिससे हमारा शरीर कार्य करता रहता है। इस सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? असिमिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असिमिलेशन कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असिमिलेशन कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आते हैं भैया। इतनी बात क्लियर है? 13 क्वेश्चन हो गए। आप तो ज़्यादा कुछ मत मान लीजिए, वैसे तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में, और पूछे भी जाते हैं, है कि नहीं है? जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया जो पचा हुआ भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन किस संरचना में होता है, तो विलाय में होता है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि भैया पचा हुआ जो भोजन है उसको ब्लड की सहायता से हमारी कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है, फिर उसको उससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है पचे हुए भोजन से। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो असिमिलेशन कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन भी बनता है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर तो आपको कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मान लीजिए भैया। 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वैसे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। मैं आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भैया, 20 से कम क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात क्लियर है? एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आप सभी के लिए। देखो, मैं सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है भैया, वो ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर, उन सभी चैप्टरों के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जैसे ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को हल कर दोगे भैया। और इन क्वेश्चनों का आंसर हर रोज लगभग 5 से 10 हज़ार की संख्या में स्टूडेंट आंसर देते हैं, तो आप भी दीजिए भैया, क्योंकि वो 5-10 हज़ार स्टूडेंट पागल तो नहीं है। उनको भी लगा होगा कि भैया वास्तविकता में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। और इन सभी चीज़ों को, जैसे कि आपको वीडियो देखनी है, क्वेश्चन का आंसर देखना है, आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में वीडियो पढ़नी है, आपको कहने का मतलब सिलेबस क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? नोटिफिकेशन की। भाई जैसे ये मान लीजिए मैंने कोई नया चैप्टर पढ़ाया तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भैया। इसके कोई पैसे नहीं लगते। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वैसे आप स्वयं समझदार हो, ये सभी बातें आप जानते भी हो भैया, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई प्रॉब्लम आपको? क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको 14 क्वेश्चन करवा दिए हैं भैया, ठीक है। 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी है मुंह में, ऑप्शन नंबर डी है पेट में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2022 को। देखिए, पाचन तंत्र में आजकल पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते भैया। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंजाइमों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एंजाइमों से संबंधित आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अब इस चैप्टर में मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये एक इंट्रोडक्शन से ले लिया, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, और बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको भैया पाचन तंत्र वाले चैप्टर से लिए हैं। लेकिन ये नहीं है, ये सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करवाना हमारा फर्ज बनता है। ये तो नहीं है कि आप एक क्लास में भैया पूरा सिलेबस करवा दोगे, वो तो संभव नहीं है। उसके लिए मैंने पर्सनल मैंने आपको बता दिया कि भैया चैप्टर करवा रखे हैं, चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप जा करके देख लीजिए। बस हमारा फर्ज बनता है कि भैया यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है भैया। अभी 2016 से लेकर के 2022-23 तक की जो एग्जाम हुई है रेलवे की, उन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में पूछा गया। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था शायद वो किस एग्जाम में पूछा गया था, वो 2021 में पूछा गया था। उससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो 2018 में पूछा गया था। उससे पहले की जो पहले का क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था, वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से। इसलिए भैया,
ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है भैया? छोटी आंत में होता है। याद रखना, भोजन के जितने भी अवयव है उनमें से हमारे शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, इन तीनों का ही पाचन होता है भैया। हमारे शरीर में इन तीनों का ही पाचन होता है। और याद रखना, जिसका पाचन होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। वाटर का यानी कि पानी का, विटामिन का और जो खनिज तत्व होते हैं इनका भैया पाचन नहीं होता है, इनका पाचन नहीं होता है और इनसे भैया हमें ऊर्जा भी नहीं मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन भी होता है और इनसे ऊर्जा भी मिलती है। मैं लिख भी देता हूँ कि भैया इनका पाचन भी होता है और इनसे ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन पानी, विटामिन और खनिज तत्वों का पाचन भी नहीं होता। तो पहली बात तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया निम्न में से किसका पाचन होता है या फिर निम्न में से किसका पाचन नहीं होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्न में से किससे एनर्जी मिलती है और किससे एनर्जी नहीं मिलती। वैसे तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाते हैं, तो 15 और 16 क्वेश्चन तो भैया आपके यहाँ से भी हो गए। खैर कोई बात नहीं, इनको भी मत माने। एक क्वेश्चन तो मान सकते हो, मानो तो मानो, नहीं तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं, हम आपको करवा देंगे 2 क्वेश्चन। अब देखो, एक बार आपसे रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 गिलास पानी पीने से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? तो बोलो, पानी का क्या पाचन होता है क्या? नहीं। पानी से एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं। तो भैया इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पानी से कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन से कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है, खनिज जो तत्व होते हैं उनसे कभी एनर्जी नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है आपके शरीर में, इनसे ही एनर्जी मिलती है। बोलो, यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखो, मैंने कहा कि आपके शरीर में सिर्फ 3 चीजों का पाचन होता है। लेकिन याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके पाचन की शुरुआत, इसके पाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत आपके मुंह से हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भैया मुंह से होती है। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? इस प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत है भैया वो कहाँ से होती है? तो आपके पेट से होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 16 हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका यह हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। वसा के पाचन की शुरुआत छोटी आंत से ही होती है और छोटी आंत में ही खत्म हो जाती है भैया। ठीक है। जो वसा है, इस वसा के पाचन की, इसे फैटी लिपिड्स कहते हैं भैया। इसके पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी आंत से होती है। इसकी शुरुआत भी छोटी आंत से होती है और इस खत्म भी कहाँ होती है? छोटी आंत में ही हो जाती है। 18वां क्वेश्चन है, 17 नंबर तो मैंने ऊपर आपको करवा दिया। देखो, छोटी आंत का डुडेनियम वाला भाग है, उस डुडेनियम वाले भाग से 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं शरीर के। एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और एक पेंक्रियाज, अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है ना? हाँ, अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। एक बार मैं चल चेक कर लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से अग्नाशय ही जुड़ा हुआ होता है भैया। हाँ, अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है, पेंक्रियाज ही जुड़ा होता है। तो जो लीवर होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है और बाइल जूस सबसे पहले वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि भैया वसा के पाचन की जो शुरुआत हुई है वो छोटी आंत से ही हुई है और वसा का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत से ही होता है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो भैया छोटी आंत में होता है। ये पता होना जरूरी है। ये इसके बाद क्लियर। 18 क्वेश्चन हो गए। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भैया जो मुंह में भोजन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलस बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। 19, पेट में जो भोजन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको काइम बोला जाता है। 20, आंतों में जो भोजन होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे काइल बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
मुंह में भोजन को क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। मुंह से आप बोलते हो तो याद रख लेना बोलस। पेट में काइम और आंतों में काइल। बोलो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? पाचन तंत्र वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, भैया जाकर के पढ़ देना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने ये पढ़ा रखा है कि आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। इस यूट्यूब चैनल की अगर आप मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखोगे तो उनमें से 2-3 वीडियो में ये वीडियो आ जाएगी भैया आपको, शुरुआती 2-3 वीडियो में, कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, आपके शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। और अगर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करके देखो कि भैया हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, तो भी भैया आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में भी आ जाएगी, जो मैंने पढ़ा रखी है, यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है वो वाली। ठीक है, तो 21 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, तो 4 क्वेश्चन हुए। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके भैया, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें किस क्वेश्चन तो कर चुके भैया, और इस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो 21 से ज्यादा हो जाएंगे। 5 क्वेश्चनों में देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बताओ, है ना भैया? हाँ, अब आगे क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है रेनिन, ऑप्शन नंबर डी है ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/8/2022 को। एंजाइमों से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ध्यान से समझना कि भैया आपके मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। 2 मिनट के लिए। तो मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुंह में पाया जाता है मेरे भाई, एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरा पाया जाता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, या फिर इसी को ही भैया सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। ये दोनों ही एंजाइम भैया कहाँ पाए जाते हैं? आपके मुंह में पाए जाते हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना आपके मुंह में लार बनती है और इसी लार में 2 एंजाइम सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर? भोजन के साथ में अगर कोई छोटा मोटा कीटाणु आ गया तो उसे नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम करता है। टाइलिन जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। ये स्टार्च को माल्टो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके मुंह से होती है। मैं पिछले क्वेश्चनों में आपको बता के आया हूँ। कौन सा एंजाइम करता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एमाइलेज एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, पेट के बारे में बात करते हैं, स्टोमक आमाशय के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया पेट में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन ये दोनों ही आपके पेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो जठर रस में दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि जठर रस का निर्माण हमारे पेट में होता है। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कहाँ होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, जठर ग्रंथि से होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि भैया हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आपके पेट से होती है, क्योंकि आपके पेट में ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, जो कि जठर रस में पाए जाते हैं। जठर रस का निर्माण जठर ग्रंथि करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखो, आपका जो पेंक्रियाज होता है वो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। वो पेंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च को माल्टोज शुगर में 100% बदलता है। दूसरा पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है।
ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है, मैं पाचन तंत्र वाले चैप्टर के वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। प्रीवियस क्वेश्चन का भी नीचे लिंक प्रीवियस क्वेश्चन का तो भैया आप अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं ना पाचन तंत्र वाले चैप्टर के, तो जनशताब्दी एक्सप्रेस में देख लेना। और चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा है, थ्योरी जो पढ़ा रखी है, उसका मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाकर के देख लेना। एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है 100%। तो ये सभी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में। और इस पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से होता है भैया, अग्नाशय से होता है। और ये अग्नाशय के बारे में मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत का जो डुडेनम वाला भाग है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं भैया, एक डुडेनम होता है, एक जेजुनम होता है, एक इलियम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुडेनम वाला भाग है वो पैंक्रियाज से और लीवर से जुड़ा हुआ होता है। लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इनके बारे में आपको बता चुका। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भैया। अब देखो, ये पैंक्रियाटिक जूस से एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम, यानी कि लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है भैया। क्योंकि छोटी आंत में उपस्थित जो पैंक्रियाज है वह पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन में सहायक होते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंजाइमों से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है भैया। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जाकर के पढ़ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी बिल्कुल भी। और अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा रखा है तो भैया इतना एक्सपीरियंस नहीं था बोलने का, वैसे कंटेंट हमारा सेम है। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई जाती है भैया। तो सब्सक्राइब आपने कर लिया ही है। और देखो, आप हमारे फॉलोवर्स नहीं हो, मैं आपको बता दूं, आप हमारा परिवार हो। जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी मेरे भाई है या बहन है। तो आपका ही यूट्यूब चैनल है, जो कुछ भी डाउट रहता है पूछ लिया करो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पढ़ो मेहनत करके यार, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। मैं आपको बता दूं, जब ये वीडियो की शुरुआत मैंने की थी ना, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सिर दर्द कर रहा था, आलस आ रहे थे, फिर भी मैं नहाने के बाद में फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर दोस्तों के साथ बातचीत की, उसके बाद में पढ़ने बैठ गया। पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन लिखने के बाद में फिर भैया कैमरा स्टार्ट करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देखो, बहुत अच्छी क्लास हुई आज की हमारी। तो मन सब में लगता है, बस थोड़ी सी मेहनत करो। आप मन डाइवर्ट हो रहा है तो उसको बीच सेंटर में लेके आओ और पढ़ो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाओगे तो टाइम निकल जाएगा। वैसे ही नॉर्मल किताब उठा करके पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़ने का मन करेगा, फिर अच्छे से पढ़िए भैया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का भी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।